ये सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आपने सुना प्रधानमंत्री को। संसद का ये सत्र छोटा है लेकिन ऐतिहासिक निर्णयों का है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, ऐतिहासिक निर्णयों का समय। बस यही वो शब्द है जिससे ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज देने वाले हैं। मोदी के ये शब्द अगले 4 दिनों में संसदीय इतिहास की किसी बड़ी घटना होने का संकेत दे रहे हैं। कल से जब संसद के नए भवन में कामकाज शुरू होगा तो क्या संसद और विधानसभाओं में 25% ओबीसी आरक्षण का बिल आएगा? ये वो सवाल है जो आज दिन भर सुर्खियों में बना रहा। इन सवालों के बीच दिन भर राजनीतिक तौर पर क्या हुआ, ये भी जानिए। शाम 6:30 बजे से कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस वक्त 90 मिनट की मीटिंग पूरी हो चुकी है। अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है, किसी को अभी तक पुरजोर तरीके से कुछ भी नहीं पता। इसके पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वरिष्ठ मंत्रियों पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग की। नड्डा ने इस मुलाकात से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रहलाद जोशी के साथ बैठक की थी। दिन भर ये मीटिंगों का सिलसिला चलता रहा। पहले मंत्री गृह मंत्री के साथ, फिर नड्डा जी के साथ, फिर प्रधानमंत्री के साथ। क्या पक रहा है इसका कई लोग जो है कुछ आकलन तो लगा रहे हैं, लेकिन पक्के तौर पर कोई नहीं बता रहा। क्या ये किसी राजनीतिक तूफान की आहट है? पता नहीं। क्या कोई ऐसा फैसला आने जा रहा है जिसे मंडल पार्ट 2 कहा जा सके? एमपी एमएलए की सीटों में ओबीसी आरक्षण का दांव अगर चला गया तो क्या ये जाति जनगणना के इंडी गठबंधन के कार्ड का जवाब होगा? क्या संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण की मांग के बीच ओबीसी आरक्षण नीतीश, अखिलेश, ममता जैसे सभी नेताओं को क्लीन बोल्ड करने वाला है? कयास ये भी लग रहा है कि ज्यादा आबादी वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 सांसदों, 1 महिला और 1 पुरुष का सिस्टम लागू हो सकता है। ये 1957 और 1952 के चुनाव में भी हो चुका है। नरेंद्र मोदी की सरप्राइज फाइल तैयार है। मैटर क्या है? क्या सियासी संतुलन बिगड़ने वाला है? यही है आज सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कल ही 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है। बढ़ई, लोहार, कुम्हार जैसे कर्मकारों की 18 कैटेगरी में वित्तीय मदद पहुंचाने वाली इस योजना से सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी समाज को ही मिलेगा। इस बीच इस बात की सुगबुगाहट है कि सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 25% तक आरक्षण का बिल भी ला सकती है। एमपी एमएलए के चुनाव में भी अभी सिर्फ एससी और एसटी आरक्षण का 15% आरक्षण के लोकसभा में है और 84 सीटें एससी सुरक्षित है। 8% एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब आरक्षण 47 सीटों पे सुरक्षित है। अगर 1/4 ओबीसी आरक्षण का बिल पास हो जाए तो संसद में तकरीबन 135 सीटें ओबीसी सुरक्षित हो जाएंगी और इसमें चुनाव के समीकरण बदल सकते हैं। ये राज्यों में भी विधानसभा के समीकरण कैसे बदलेगा इसे भी समझ लें। तेलंगाना में 29 से 30 विधानसभा सीटें, छत्तीसगढ़ में 22 से 23 सीटें, मध्य प्रदेश में 57 से 58 सीटें, राजस्थान में 50 सीटें और मिजोरम में 10 सीटें ओबीसी सुरक्षित हो सकती हैं अगर ऐसा बिल आए।
सोचिए अगर ऐसा हुआ तो इंडी गठबंधन ने संसद के विशेष सत्र के अपने 9 मुद्दों में जाति जनगणना को एक मुद्दा बना रखा है, वो मुद्दा कैसे हाशिए पर चला जाएगा। ओबीसी की पॉलिटिक्स ने भारतीय राजनीति को बार बार बदला है। 1990 में नौकरियों और शिक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण के मंडल कार्ड को बीजेपी के कमंडल पॉलिटिक्स का जवाब कहा गया था। मैं आपको याद दिला दूं कि 1990 के ओबीसी आरक्षण का असर ये हुआ कि आए दिन कभी अति पिछड़ा, कभी सोशल इंजीनियरिंग, तो कभी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात की गई ताकि ओबीसी कार्ड का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इस सब के बीच आज एक और मोदी सरकार के दौरान राम मंदिर बनने जा रहा है, तो दूसरी ओर अगर ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने जैसे कदम सरकार पहले उठा ही चुकी है, ऐसे में क्या एमपी एमएलए के चुनावों में ओबीसी आरक्षण का बिल भी आया तो सरकार पिछड़ा राजनीति का सबसे बड़ा कार्ड चलेगी। इस ओबीसी बिल के कयासों के बीच आज संसद में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने संसद और विधानसभाओं में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का एक अलग नैरेटिव पेश करने की कोशिश की। सुनिए उनका ये बयान। अब बताइए सर, पार्लियामेंट्री जमहूरियत में शराकतदारी की जमहूरियत है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में 808,999 में कितने मुसलमान कामयाब हुए? कितने सर? 520, जबकि 1070 को इस ऐवान का मेंबर होना चाहिए था। कितना डिप्रीविएशन है सर? कितना डिप्रीविएशन है? 92% डिप्रीविएशन है। इस मौजूदा पार्लियामेंट में स्पीकर साहब सिर्फ 26 हैं, 14% मुसलमान और सिर्फ 4.8 उनका रिप्रेजेंटेशन है। बताइए, हम वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। वैसे इस ओबीसी आरक्षण के कयासों के साथ साथ संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण बिल को लेकर भी चर्चाएं गर्म है। संसद सत्र में मोदी सरकार के सरप्राइज का इंतजार हो रहा है। इस बीच कांग्रेस ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर क्रेडिट लूटने की होड़ भी शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि सबसे पहले राजीव गांधी ने स्थानीय चुनावों में महिला आरक्षण का बिल पेश किया। स्थानीय चुनावों में महिला आरक्षण का सपना नरसिम्हा राव सरकार में पूरा भी हुआ। मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में, संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण बिल पास कराया था, लेकिन सरकार के पिटारे में महिला आरक्षण पर भी कोई बड़ा दाव हो सकता है। मसलन ज्यादा आबादी वाली सीटों पर एक महिला और एक पुरुष सांसद की व्यवस्था हो सकती है, ऐसा पहला भी हुआ है। बहरहाल सुनिए महिला आरक्षण के मुद्दे पर आज संसद में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। दुनिया बदल गई है। इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है। विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है। 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, एमपी और एमएलए की 25% सीटों पर ओबीसी आरक्षण का बिल अगर आया तो क्या ये 2024 का सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा? इंडिया अलायंस के जाति जनगणना कार्ड की सबसे बड़ी काट ओबीसी आरक्षण का बिल हो सकता है क्या? जब महिला आरक्षण का मुद्दा विशेष सत्र के लिए कांग्रेस के 9 एजेंडों में था ही नहीं, तो इस पर क्रेडिट लेने की जल्दबाजी क्यों हो रही है? क्या अभी तक वो बातें सामने नहीं आई हैं जिसे विशेष सत्र में मोदी सरप्राइज कहा जा सके? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गौरव भाटिया, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। वरुण पुरोहित जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। श्याम सिंह यादव सांसद हैं बीएसपी के। वारिस पठान प्रवक्ता हैं
AIMIM के आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरा पहला सवाल कांग्रेस पार्टी के वरुण पुरोहित जी से है। वरुण पुरोहित जी, क्या आपको पहले से अंदेशा है कि कहीं ना कहीं महिला बिल आने वाला है, इसीलिए ना सिर्फ खड़गे जी बल्कि कांग्रेस का ट्विटर हैंडल भी पहले ही पूरा क्रेडिट लेने की होड़ में है? और ये मुद्दा तो आपके 9 बिंदुओं पर जो सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी उसमें है ही नहीं, तो क्रेडिट लेने की जल्दी क्यों? नंबर 1। और नंबर 2, अगर ओबीसी पर आरक्षण हो जाए तो क्या इंडी अलायंस का जो ये तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चाएं चल रही हैं कि हिंदू वोट को डिवाइड करना है, तो क्या इसकी हवा निकल जाएगी? क्या लग रहा है, क्या खबरें आ रही हैं आपको? नाविका जी, ये कोई पॉलिटिकल सर्कस तो है नहीं लोकतंत्र हिंदुस्तान का। या मैं कहूंगा राजनीतिक शून्यता है, विपक्ष को पता ही नहीं है, मीडिया को पता ही नहीं है कि क्यों स्पेशल सेशन बुलाया गया है। स्पेशल सेशन बुलाते हो तो कोई ना कोई इमरजेंसी हो, कोई इंपॉर्टेंस हो, जब बुलाया जाता है। जब मानसून सेशन था उसी में कर सकते थे सारे बिल पास, पर नहीं करा। अब आप बात पूछ रहे हो कि कांग्रेस क्यों? कांग्रेस का तो क्रेडिट है ही है, राजीव गांधी का क्रेडिट है ही है, उसको अपन नहीं माइनस कर सकते। इंदिरा जी का क्रेडिट है ही है, महिला सशक्तिकरण में सबका है ही, उसको क्रेडिट को आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस क्रेडिट लेने की होड़ लग रही है, क्योंकि कांग्रेस ने किया है तो ऑलरेडी उनका क्रेडिट है। अब आप जो अभी आपने बात करी संसद की, अब संसद में जब आज संसद प्रारंभ हो गई उसके बाद अभी तक किसी को स्पष्ट नहीं है कि कौन से बिल आएंगे, किस पे चर्चा होगी। तो ये कयास तो ये लोकतंत्र हुआ क्या? क्या आप कयास लगाओगे? ऑनगोइंग पार्लियामेंट प्रारंभ हो चुकी है, ऑनगोइंग है और किसी को पता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी, मोदी जी की सरकार है, इंडिया अलायंस से डर गई, भारत जोड़ो यात्रा से डर गई। विपक्ष को पहले बताना नहीं चाहती, क्यों? विपक्ष सवाल करेगा, स्टडी करके आएगा। आप अचानक से सरप्राइज दोगे, ये कौन सी डेमोक्रेसी है ये? आप प्रधानमंत्री अपना कोई घोषणा करें जो तो समझ में आती है, पार्लियामेंट को सरप्राइज करोगे तो ये अजीबोगरीब बात, मुझे तो बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है। जहां तक नया संसद भवन बना है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन आप जब आपके घर में भूख प्यास हो रही है तो क्या आपके गार्जियन ऑफ द फैमिली इतना पैसा मितव्ययता करने की बजाय इतना पैसा उड़ाएंगे? चलिए आपके 60 सेकंड काफी देर के खत्म हो गए, तो मैं गौरव भाटिया जी से पूछती हूँ। गौरव भाटिया जी, आपने सरप्राइज किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट भी ले रही है। मुद्दा क्या है, होना क्या है? अब तो सस्पेंस कम कर दीजिए, पब्लिक को बता दीजिए क्या होने वाला है। देखिए नाविका जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जो भी निर्णय होगा देश हित में होगा और देश सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ेगा। आज का जो विशेष सत्र था, मैं समझता हूं कि ये एक स्वर्णिम पल था हमारे लोकतंत्र के लिए, और इसकी वजह यह है कि जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भावुक होके भाषण दिया तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को भी याद किया, जो उन्होंने स्पीच दी थी संसद के पटल पर, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद किया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो स्वर्णिम शब्द कहे थे, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, पर ये देश आगे जाना चाहिए, वो भी एक स्वर्णिम पल था। और किस तरह से देखिए राहुल गांधी आज गलत साबित हो गए। नाविका जी, क्यों आपको मालूम है? खड़गे जी के मुंह से निकल आया, उन्होंने कहा कि हमने डेमोक्रेसी को टिका रखा है, डेमोक्रेसी जीवित है। अगर डेमोक्रेसी जीवित है तो ये राहुल गांधी बार बार विदेशी धरती पर जाकर, नाविका जी ये क्यों कहते हैं भारत का लोकतंत्र मर गया है? ये तो खड़गे जी का जवाब था राहुल गांधी को। दूसरी बात, मैं समझता हूं जिस तरह से हर प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे देश के लिए किया है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, इंदिरा गांधी हो और नरेंद्र मोदी हो, ये दिखाता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के किस तरह से गागर में सागर भर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और जब गागर में सागर भर रहे थे तो आग लगी हुई थी विपक्षी हृदयों में, वो लोग जल रहे थे, पानी की आवश्यकता उन्हें थी। दूसरी बात आपने जो मुझसे पूछी कि क्या होगा, मैं इतना ही कहूंगा, देखिए एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन करके ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए ओवैसी जी से, संविधान की दुहाई देते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आने देते? नाविका जी, संविधान की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में
क्या आरक्षण देंगे एससी एसटी ओबीसी को? और बात करते हैं ओवैसी जी, संसद के पटल पर कितने मुसलमान, अरे सचर कमेटी रिपोर्ट आई, आप तो यूपीए का हिस्सा थे ओवैसी जी, अगर मुसलमानों से इतना प्यार था तो सचर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी? रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट जवाब लेते हैं। क्यों नहीं वारिस लागू पठान करी? जी हमारे अरे साथ बैठे हुए हैं। मुसलमानों वारिस पठान जी, मुसलमान रिप्रेजेंटेशन अगर चाहिए तो पहले क्यों नहीं की? गौरव भाटिया जी ने आपसे सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पिछले 1 महीने से चल रहा है कि एक स्पेशल सेशन संसद का आ रहा है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। अब उस सेशन के अंदर ना क्वेश्चन आवर होगा ना जीरो आवर होगा, क्या होगा किसी को पता नहीं। मगर आपने डिबेट चलाया कि थ्रू सोर्सेस आपको ये पता चला है कि 1 नेशन 1 पोल भी ला सकते हैं, उसमें कमेटी का गठन हो गया है, एक्स प्रेसिडेंट के अंडर में आ गया जिसमें हरीश साल्वे साहब भी है, वो 2 दिन चला। उसके 2 दिन के बाद आया है कि हो सकता है, सोर्सेस से आपको पता चला कि आप सदन में बात होगी, ये इसकी 1 नेशन 1 पोल हो गया, इंडिया से भारत करेंगे, उसके ऊपर डिबेट किए, सूत्रों से पता चला, फिर भी नहीं आया कुछ, फिर यूनिफॉर्म चेंज करने वाली बात आई। अब आज ये पता चल रहा है कि 40 से 42 घंटे में मोदी जी एक बहुत बड़ा कोई धमाका करने वाले हैं, बहुत बड़ा कोई सस्पेंस खुलने वाला है। अब पता चल रहा है कि सब जाने वाले चल के संविधान लेकर जूनी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट में सारे सांसद को लेके जाएंगे। अरे मोदी जी, सबसे पहले आप संविधान के रक्षक तो बनिए। जो संविधान हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उसकी तो आप रात दिन धज्जियां उड़ाते हो। उस संविधान को तो बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। अब बात नंबर 2 नविका जी, आज मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर 50 मिनट का भाषण दिया अपना, सब चीज उन्होंने गिरा दी, 70 साल का इतिहास बता दिया, एक चाय वाला प्लेटफॉर्म से उतर के आज यहां पार्लियामेंट तक पहुंच गया, सारे डायलॉग मार दिया अमिताभ बच्चन की दीवार के जो थे कि एक कुली किस तरह का इतना बड़ा बिल्डर कैसा बन गया, उसकी कॉपी करने लग गए। इतने बड़े भाषण में 4 दिन पहले राजौरी के अंदर हमारे जवान शहीद कर दिए गए, 3 जवानों को हमारे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मार दिया, शहीद हो गए। उनके लिए एक अल्फाज नहीं निकला मोदी जी के मुंह से। 10 सेकंड के अंदर कंडेमनेशन नहीं, 10 सेकंड में श्रद्धांजलि नहीं, कुछ नहीं। पुलवामा के वक्त तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर दी थी, ये कर डालेंगे। चलिए वारिस पठान, वारिस पठान जी, हो सकता है इस बात का भी जवाब हो, लेकिन वारिस पठान जी, जब ऑपरेशन चल रहा हो तो कई बार जो नहीं, जब ऑपरेशन चल रहा होता है तो कई बार ऑपरेशनल इश्यूज पर नहीं कहा जाता, ये आप भी जानते हैं। लेकिन आपको हर चीज को राजनीतिक रंग देना है तो वो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन श्याम सिंह यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ओबीसी रिजर्वेशन हो गई, यानी कि एससी एसटी रिजर्वेशन तो है, हमारे पार्लियामेंट में भी है और असेंबली में भी है, अगर ओबीसी रिजर्वेशन आती है तो क्या आपको लगता है जो दाव इंडी गठबंधन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जोर का जलजला आ जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फितरत जो लोग जानते हैं, पिछले 9 सालों से देख रहे हैं, कभी ना कभी वो एक गूगली फेंक ही देते हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या राजनीति बदलने वाली है? नाविका जी, मैं थोड़ा आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा मैं पीछे से शुरू करता हूं। क्या है कि ये मोदी जी अभी धमाका करेंगे, मोदी जी सरप्राइज करेंगे। देखो क्या है, ये डेमोक्रेसी है, ये ताश का ब्लाइंड का खेल नहीं है कि सब लोग चाल चल रहे हैं और फिर वो ब्लाइंड अपना सबसे बाद में दिखाएंगे। और अगर धमाका करना है तो रोज हमारे सेना के अफसर और जवान मारे जा रहे हैं, धमाका उनको वहां करना चाहिए। वो धमाका क्या हिंदुस्तान के संसद के भीतर क्या धमाका करेंगे भाई? अब जहां तक धमाका करने का सवाल है, अब देखिए इसकी तुलना करिए कि एकाएक 5 दिन का स्पेशल सेशन बुला लिया। अब ये वैसा ही है, जो मैं आपको बड़ा एप्ट कंपैरिजन कर देना चाहता हूं। एक मदारी, एक सपेरा गांव में एक अपने झोले में तरह तरह के सांप लेकर जाता है। सारे लोग घेर के खड़े होते हैं, बैठते हैं, बड़े कौतूहल से, जिज्ञासा से, एंग्शियसनेस से,
और तब तक वो उसकी जिज्ञासा रहती है जब तक वो अपने पिटारे से एक एक सांप निकालना शुरू नहीं करता। अब आपने स्पेशल सेशन कर दिया और ये बताया नहीं, देश की जनता, हर आदमी परेशान है कि क्या लेकर के आएंगे। ये क्या आप समझती हैं कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? और सारे आदमी इस जिज्ञासा में, कौतूहल में इंतजार कर रहे हैं कब अपने मोदी जी कौन सा जहरीला सांप, लाइक आई कंपेयर जहरीला सांप विथ कंट्रोवर्शियल बिल, कंटेंसस बिल, आप कब कह रहे कौन सा हैं सांप जहरीला निकालेंगे? सांप। तो गौरव भाटिया जी, बहुत बड़ी बात है। उत्तर देना चाहता हूँ। श्यामलाल जी कह रहे हैं ये जहरीला सांप हो देखिए, सकता है। देखिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ लाएंगे तो क्या ये जहरीला होगा, एक सांप की तरह होगा? जवाब दीजिए। बहुत बड़ा आरोप है कि डेमोक्रेसी में और सुनिए, आपकी सरकार जहरीले सांप लेकर चल रही है अपने साथ। सुनिए सुनिए और सुनिए, जवाब ले लीजिए, पहले जवाब ले लीजिए, फिर आती हूँ दोबारा। पहले जवाब तो ले लीजिए। मोदी जी यहाँ से लेके विदेश में प्रायोजित होता है। मोदी अरे शांत करा लीजिए नाविका जी, बीच में ना बोले। मोदी ये देखिए, मोदी नरेंद्र मोदी जी तो वो जवाब तो यशस्वी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने आराध्य श्याम सिंह जी जवाब सुन लीजिए, फिर आगे की बहस करेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। जैसे माननीय मोदी जी सदन में आए वैसे जनगण मन। देखिए नाविका जी, मैं तो ये बताना चाह रहा था कि देश मानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो अपने आराध्य शिवजी भगवान से सीख लेते हुए नीलकंठी बन जाते हैं, जनता के हिस्से का जहर पी जाते हैं और उनको 220 करोड़ टीके देते हैं कोविड समय में, जो सुरक्षा कवच बनते हैं, नागरिकों की जान बचती है। ये वो व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी जो 3 साल तक 80 करोड़ भारतीयों को सुनिश्चित करते हैं कि राशन मिले। हाँ, लेकिन अगर आप जनता से पूछे या इमरान मसूद से पूछ लीजिएगा, वो बताएगा एक जहरीला सांप आया था जिसको वो अध्यक्षा बुलाते थे। उस जहरीले सांप ने उनसे टिकट के बदले रुपया मांगा करोड़ों में। तो इमरान मसूद ने कहा भैया ये कैसा जहरीला सांप है कि बसपा को ही डस गया अध्यक्ष हो गया। और ये जहरीला सांप ऐसा है नाविका जी, जब ये मुख्यमंत्री था तो ये जहरीला सांप 5 करोड़ की माला पहन लेता था। आपने देखा नहीं होगा कोई भ्रष्टाचारी जहरीला सांप 5 करोड़ की माला पहने हो, लेकिन ये पहने हुआ था। और सबसे ज्यादा दुखद जो बात है कि देखिए, ब्लाइंड अगर कोई करता है तो वो मायावती करती है। मायावती का आगे क्या करेगी राजनीति में किसी को नहीं पता। याद करिए, सपा को कहती थी गुंडों की पार्टी है और गुंडों की पार्टी से हाथ मिला लिया था 2019 में। ये बात अलग है, सीटें तब भी 10 आई थी और 2014 में 0 आई थी। तो जो जहरीला सांप होता है राजनीति का, उसकी सीटें नहीं बढ़ती हैं, और जो जनता का विष पी जाता है और अमृत देता है उसको जनता आशीर्वाद देती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी को दिया है, और यही इन्हें अखरता है। चलिए आशुतोष जी आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप पत्रकार हैं, कयास सब लगा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, महिला आरक्षण बिल होगा कि ओबीसी रिजर्वेशन होगा इन पार्लियामेंट सीट्स एंड असेंबली सीट्स, या एक जो नया फॉर्मूला पता चला है कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर एक नहीं 2 सांसद चुन के आएंगे और महिला का रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा क्योंकि एक पुरुष और एक महिला वहां से आएंगे। ये तमाम फॉर्मूले इस वक्त सुनाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कयास लग रहे हैं। आप क्या समझते हैं? क्योंकि राजनीति ओबीसी एक कॉलिंग कार्ड बन गया है इंडिया अलायंस का, क्या ओबीसी बिल होगा या महिला आरक्षण? देखिए, बड़ा मुश्किल है दरअसल इस बारे में कोई किसी भी तरीके का गेसवर्क करना, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है इसलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पिछले दिनों कास्ट सेंसस को इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार उठाने की कोशिश की गई है, और खासतौर पर ये वो फैसला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित करता है। उस संदर्भ में मेरा ये कयास है, और मेरे पास कोई जानकारी नहीं है
कि कुछ ऐसी चीज होगी जो कहीं ना कहीं इसके काट के तौर पर ही होगी। वो ओबीसी रिजर्वेशन की बात भी हो सकती है, वो रोहिणी कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको फौरन लागू करने की बात भी हो सकती है, वो ओबीसी कोटे में जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है और उनके बीच में जो रिजर्वेशन है 27% का, उसको उसमें डिवाइड करने की भी बात हो सकती है। तो ऐसे ही कोई चीज, जहां तक मुझे ऐसा लगता नहीं कि शायद महिला आरक्षण बिल से संबंधित कुछ होगा। और मैं कोई गेस वर्क करना नहीं चाहता हूं, दरअसल मेरे पास कोई जानकारी है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी से संबंधित ही कहीं ना कुछ होगा, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो इंडिया गठबंधन की जिसको उत्तरोप का पत्ता के तौर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक काउंटर हो सकता है, बड़ा काउंटर हो सकता है। और इस वक्त की ताजा खबर के हिसाब से कैबिनेट की बैठक 2 घंटे के बाद, लगभग 2 घंटे के बाद अब खत्म हुई है। अंदर क्या हुआ पता नहीं, लेकिन तमाम सवाल पब्लिक पूछ रही है। रेवंत राम बिश्नोई का व्हाट्सएप पर सवाल है, क्या संसद में खड़गे जी का महिला आरक्षण का समर्थन करना दिखावा भर है? जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा समय राज किया तब क्यों आरक्षण नहीं दिया? नरेश सचदेवा का दिल्ली से सवाल है, कल से संसद का सदन नए संसद भवन से शुरू होने जा रहा है, क्या वो सांसद इस सदन में नहीं जाएंगे जिन्होंने उद्घाटन के समय इसका विरोध किया था? जवाब दीजिए वरुण पुरोहित जी, जनता पूछ रही है। नाविका जी, जनता ये भी पूछेगी, आपने कहा पब्लिक का सवाल है कि अगर ओबीसी आरक्षण का ये बिल लाते हैं तो कहते हैं हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, तो फिर क्या क्यों लाना चाहते हैं? अगर आरक्षण लाते ओबीसी का, इसका मतलब जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण है, बनिए हैं, उनके ऊपर कुठाराघात करेंगे, जिसकी पार्टी माना जाती है बीजेपी। निजीकरण सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने किया है, उससे एससी एसटी का जो आरक्षण खत्म हुआ नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, उनका असंतोष का ये क्या करेंगे? और सबसे बड़ा पब्लिक का सवाल है महंगाई, बेरोजगारी, जिससे लोग परेशान है। तो कोई नाले से गैस बनाने का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे इंडिया लेवल पर, या चाय पकौड़े की सरकार रोटी रोजगार की पब्लिक तो नहीं है पुरोहित जी। और दूसरी बात, अगर महंगाई बेरोजगारी थी तो 9 बिंदुओं में लिखकर भेज देते ये सवाल प्रधानमंत्री को, शायद इस पर ही डिबेट होती, और डिबेट हुई भी है पिछले संसद के सत्र में। लेकिन राजेश का सहारनपुर से सवाल है, ऐसा आरक्षण वैसा आरक्षण, ऐसा सुन कर थक गए हैं। संसद और विधानसभाओं में कब पढ़े लिखे नेता होंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गौरव भाटिया जी, इसका जवाब। देखिए नाविका जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप क्योंकि महिला आरक्षण पे बात कर रही हैं, तो कुछ तथ्य जो है वो जनता के समक्ष होने चाहिए। आप याद करिए 9 मार्च 2010 और राज्यसभा में जो यूपीए की सरकार थी, जो अब घमंडिया हो गई है, उसने विमेन रिजर्वेशन बिल पास कराया। सवाल ये पूछा जाएगा, सोनिया गांधी चिट्ठी लिखती हैं 2017 में नरेंद्र मोदी जी को कि महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन 4 साल तो आपकी सरकार रही थी सोनिया गांधी जी, आपने उसे लोकसभा में पारित क्यों नहीं करवाया? आप ठंडे बस्ते में डाल दिया आपने, और आपको चिंता ही नहीं हुई। और नाविका जी, आप भी जानती हैं, ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिला अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय था ना, अपराध बनाया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई कांग्रेस पार्टी कुछ बोली ही नहीं उस पर, बल्कि विरोध करा उन्होंने जब ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है, आप बताइए, शाहबानो का केस कौन लाया था? उस पर विधेयक लाया कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो चाहती थी तुष्टीकरण की राजनीति हो। और मैं तो ये कहूंगा, रविशंकर प्रसाद जी ने उत्तर दिया था राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पत्र पे। सोनिया गांधी जी इतनी पुरानी सांसद है, उनको यह भी नहीं पता है कि बिल लैप्स हो जाता है जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है तो। और वो लिख रही है पत्र में कि वो जो राज्यसभा से पारित हुआ बिल पड़ा है उसको पास करा लीजिए। मुझे तो कभी कभी दया आती है इन पे। लेकिन आज एक बात मैंने और देखी, अधीर रंजन चौधरी जी जब सेल्फ गोल कर रहे थे, तो जैसे अध्यापिका खुश ना हो अपने छात्र से, वैसे ही सोनिया गांधी जी चीटिंग करा रही थी। बार बार बोली राइट टू फूड भी बोलो, अधीर राइट टू एजुकेशन भी बोलो। अरे अधीर जी, क्या आपने तैयारी नहीं करी थी? और एक बात और, खड़गे जी ने भी आज एक गलती कर दी। अगर आप देखें, खड़गे जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा बदलना है तो हालात बदलो, नाम मत बदलो। बदलना है तो हालात बदलो, नाम मत बदलो।
अरे तो फिर यूपीए का नाम घमंडिया क्यों कर दिया? हालात बदलते ना कांग्रेस पार्टी के, वहां तो नाम बदल दिया और पार्लियामेंट में ज्ञान दे रहे हैं कि बदलना है तो हालात बदलो, नाम ना बदलो। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा अमृत काल है और इसमें हमें मिलकर रहना है। तो चलिए देखकर चलते हैं कि कितने दिन मिले हुए रहेंगे। आज पुराने सदन का आखिरी दिन था, कल नए सदन में जाएंगे। लेकिन जनता पूछ रही है, महेंद्र गोस्वामी का फलोदी राजस्थान से सवाल है, क्या ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी यूसीसी लाकर चौंका देंगे? मुंबई से तुषार का सवाल है, यदि आप सभी मुफ्त ऑफर और आरक्षण के एजेंडे के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या हमें समावेशी वैज्ञानिक विकास एजेंडे की उम्मीद करनी चाहिए? वारिस पठान जी जवाब दीजिए। यूसीसी आ गया तो आपका क्या रुख रहेगा? लेकिन नविका जी नहीं लाइए ना, हम तो बोल रहे लाओ, क्या करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो रिबेट मिल रहा है टैक्स का, काफी यूसीसी नहीं ला सकते वो लोग। दया भागा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे, इनको कुछ भी मालूम नहीं है। अब बात आ रही है रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन के मसले में ना तो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां सीरियस है, ना ही बीजेपी सीरियस है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं नविका जी, महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा। ये सत्ता में थे ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, हम तो इनका हिस्सा नहीं थे तब भी, आज भी नहीं है। मुसलमानों का रिजर्वेशन, उच्च न्यायालय ने कहा 5% मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन देना चाहिए। क्यों नहीं दिए लोगों ने सत्ता में आके? चलिए बताइए हमको। नियत ही नहीं है। पहले जब इतने साल आप सत्ता में रहे, जब 5% एजुकेशन में देना था, 15% जॉब में देना था, आपने कोई सा कानून नहीं बनाया। और बीजेपी तो आपको में कभी रिजर्वेशन देने वाली नहीं है। तो आप सत्ता में सचिव कमेटी रिपोर्ट कब आई? झंझट नहीं होता। इसलिए मैं कहूंगा कि दोनों आप इस सवाल का उत्तर दीजिए, उसके बाद सीरियस नहीं है रिजर्वेशन। अरे सुनिए, आप सुनिए पहले मेरा बात का, आप सीरियस थे? 2-3 सवाल करना है। यूपीए का हिस्सा थे, सचिव कमेटी रिपोर्ट क्यों नहीं लागू आप करी? मेरी बात का उत्तर दीजिए। अब सोचिए, हम लोग यूपीए का हिस्सा थे 2004 आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। इस देश का मुसलमान पूछ रहा है, कर रहा हूँ महाराष्ट्र में क्यों ठगा मुसलमानों को? लेकिन आप यूपीए का हिस्सा थे, पहले आप यूपीए में थे, अब आप इंडी अलायंस में नहीं है, अब आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। आप हैं कहाँ? बीच में बोलने की आदत है, आपको नहीं बोलने दूंगा। नहीं नविका जी, आप गौरव भाटिया को मेरा आवाज बंद करने की कोशिश नहीं करना, मेरे आवाज को भी कम करना या बंद करने की कोशिश नहीं करना। नविका जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं सवाल पूछ रही हूं, गौरव भाटिया सुनेगा मेरी बात। आपकी आवाज नहीं कहा। और ये बीजेपी का केवल 2 MP है आपके, हर कान खोल के सुनो। चुनाव में 1 या 2 में 4 हमारे जवान, 3 हमारे जवान शहीद हुए, उसके लिए आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? क्यों कंडेमनेशन नहीं किया? बताइए, चले जवाब। कभी 2 MP, पार्लियामेंट में क्यों आवाज नहीं दिखाया? अब जवाब दो, कभी जवाब मांग रहा है। अरे 2 से 350 हो जाएंगे, तुम 350 से 2 पे आ जाएंगे। मत फट जाओगे भाई, फट जाओगे, वक्त है, वक्त गुस्से से फट जाओगे। वारिस पठान, गणपति बप्पा मोरया बोला, भाग जाओगे। आवाज हमारा नहीं फटेगा। वारिस पठान अभी बोलूंगा, गणपति बप्पा मोरया, भाग गया। अरे भैया भाग गए, इतना बोलेंगे तुम्हें। अच्छा 15 करोड़ हो, 100 करोड़ में भारी हो बोला था, तुम्हें ताकत नहीं माफी है मांगी, इंडिया का नाम लेने की। अरे जहर फैलाने वाले रजाकार, तो ऑल इंडिया जहर फैलाने वाले रजाकार, क्यों नफरत है? कौन सी जहर फैक्ट्री है तुम्हारे पास? जवाब कहाँ लगा रखी है ये जहरीली फैक्ट्री? जिनको जाना था, कहाँ से लाते हो ये जहर? साइनाइड। इसलिए मेमोरी में फोटो लगा लो। धर्म को साइनाइड बुलाओगे? मोदी जी को बोलो सबके मेमोरी सबसे ज्यादा जहर तो तुम लोग उगलते हो। 22 तारीख के बाद नाविका जी इनसे पूछिए वाला है, उसके बाद 24 में वापस नहीं आने वाले हैं। ये बताओ, मेमोरी में फोटो लगा दीजिए। ये बताओ सचिव कमेटी रिपोर्ट लागू क्यों नहीं जी और गौरव भाटिया जी, समय कम है। आखिरी सवाल पब्लिक का एक बार रख दूं और श्याम सिंह यादव जी आपसे पूछूंगी। शमशेर सिंह का जयपुर राजस्थान से सवाल है, जब मोदी आपदा में अफसर की बात करते हैं तो विपक्ष अफसर में आपदा की क्यों तलाशता है? ये पब्लिक पूछ रही है, इसका आप क्या जवाब? विपक्ष कभी आपदा में अवसर नहीं तलाशता, ये मोदी जी हर आपदा में अवसर तलाशते हैं। नाविका जी, मैं कहूं चाहे कोई भी आपदा हो, अब जैसे सरहद पर जवान मारे जा रहे हैं, अफसर मारे जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और क्यों नहीं क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो देशभक्त हैं। सारे जवान अफसर मारे जाएं उस पर क्यों नहीं बोलती? देशभक्त नहीं बोलता, गद्दार बोलता है।
बोलने के लिए मुझे जब नहीं हम पता लोग प्रधानमंत्री जी एक कब सवाल है जवाब मेरा। देंगे, कैसे जवाब देंगे, लेकिन जवाब उन्होंने हमेशा दिया है। कम से कम इस बात पर आपको भी पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए। धराशायी कर दिया और आतंकवादी, वो जवाब नहीं है। आतंकवादी जो धराशायी हो गए वो जवाब नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। और इस वक्त की बिल्कुल ताजा खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री जी कैबिनेट मीटिंग के बाद बाहर निकल चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि कोई औपचारिक अनाउंसमेंट इस वक्त नहीं होगी क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है। लेकिन हमारे स्क्रीन पर तस्वीरें हैं जो कल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की फोटो अपॉर्चुनिटी होनी है। सारे सांसद मिलकर यहां फोटो खिंचवाएंगे, उसकी तैयारियां संसद में शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हमें नया कल का एजेंडा बता रही हैं। संसद का विशेष सत्र अपने पीछे एक बड़ा इतिहास छोड़ जाएगा, इसके संकेत आज मिल गए हैं। संसद और विधानसभाओं में ओबीसी आरक्षण बिल आए या महिला आरक्षण बिल आए या फिर कुछ और, लेकिन इतना तय है कि नरेंद्र मोदी नई संसद की शुरुआत के मौके को यूं ही नहीं जाने देंगे। ये सिर्फ कयास नहीं है, शायद देश की जनता का भरोसा भी है। बेशक 2024 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी के राजनीतिक पिटारे में कुछ बड़ा जरूर होगा। तो यही था आज सवाल पब्लिक का, और इस सवाल का जवाब अगले 3 या 4 दिनों में आ ही जाएगा। आज मैं अपने सारे मेहमानों से लेती हूं इजाजत, शुक्रिया करती हूं उनका, लेकिन